एनसीईआरटी की पहली लाइन से मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहली लाइन लिखी है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, यू गायब हो गया वैसे, यहाँ पे यू होगा। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें कहा है कि इसके पहले आपने प्याज के छिलके और मनुष्य के गाल में जो सेल पाया जाता है उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है आपने स्टडी कर रखा है, उसको देख चुके हैं आप। इस लाइन का मतलब ये हो गया। उसी तरह ये लाइन का मतलब छोड़ दो। फिर उसके बाद ये अगली लाइन यहाँ से शुरू होती है, द अनियन सेल विच इज़ टिपिकल प्लांट सेल हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन ऐसे लिखा है, वही लाइन सेम उठा के यहाँ पे लिखा है कि द अनियन सेल विच इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल। इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो, विच इज़ ए टिपिकल प्लांट सेल। उसके आगे लिखा है, हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है जो अनियन सेल होता है वो एक टिपिकल प्लांट सेल की तरह होता है। टिपिकल प्लांट सेल का मतलब होता है कि ये उदाहरण तौर पे या प्रारूपी तौर पे है वो। किसी भी प्लांट सेल का अगर तुमको एग्जांपल देना हो तो अनियन के सेल को आप उदाहरण के तो प्लांट के सेल की तरह उदाहरण के तौर पे दिखा सकते हो। तो एक टिपिकल प्लांट सेल बोल सकते हो उसको, मतलब उदाहरणतः। और उसी तरह जो ह्यूमन की चीक में मतलब गाल में जो सेल होता है वो भी ह्यूमन वैसे इंसान ही है और मतलब एनिमल ही है, तो वो एक टिपिकल एनिमल सेल की तरह बिहेव करेगा। टिपिकल एनिमल सेल उसको बोल सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि द अनियन सेल का जो होता है स्ट्रक्चर, ये पहली बात इसको ब्रैकेट में कर लेना कि वो टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है। तो टिपिकल प्लांट सेल का क्या मतलब होता है, टिपिकल प्लांट सेल में हैज़ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, एक स्पष्ट जो है सेल वॉल होगी, एज इट्स आउटर बाउंड्री, मतलब एज मीन्स के रूप में, किसके रूप में, आउटर बाउंड्री के रूप में एक सेल वॉल होगी इसमें स्पष्ट रूप से जो दिखेगा। एंड जस्ट विद इन इट्स मतलब जस्ट इसके अंदर, इज द सेल मेम्ब्रेन। जस्ट विद इन इट मतलब सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होगा, एक और लेयर होगी तो उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो सबसे बाहर हो गया सेल वॉल और उसके जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो ये टिपिकल प्लांट सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। और दूसरा है द सेल, अगली लाइन है यहाँ पे, द सेल ऑफ ह्यूमन चीक। तो इसको मैं एनसीईआरटी में देखते रहना, और मैंने यहाँ साइड में राइट साइड में इसको लाइन में कन्वर्ट करके लिखा है, वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं लिखा है। तो इसमें बोल रहा है द सेल ऑफ ह्यूमन चीक, ब्रैकेट में, वैसे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ब्रैकेट में, मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट में ये चीज़ ऐड कर दिया है कि ये भी टिपिकल प्लांट सेल है। जो ह्यूमन चीक सेल होता है, गाल में जो सेल होता है, ये टिपिकल एनिमल के सेल होता है, मतलब एक प्रारूपी तौर पे कह सकते हो कि हाँ ये भी एनिमल सेल है। तो हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इसका सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर की तरह, सेल के डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर की तरह होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल नहीं होता है, इसका आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होता है। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि झिल्ली युक्त बोल सकते हो जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका, एनिमल चीक सेल में आउटर मोस्ट जो लेयर है, तो झिल्ली युक्त एक लेयर होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसकी आउटर में मोस्ट सेल ये हो गई, कवरिंग ये हो गई। और प्लांट सेल का तो बताया अभी कि सबसे आउटर मोस्ट जो स्पष्ट रूप से दिखेगी वो सेल वॉल होगी, उसके सेल वॉल के जस्ट अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन होगी। ये दो लाइन क्लियर है।
और यहाँ से भी देख लेना। फिर अगली लाइन है इनसाइड ईच, यहाँ से अगली लाइन यहाँ से शुरू होती है। इनसाइड ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये मैचिंग में और वैसे भी पूछता है कि ये वो कौन सी चीज़ है या डेंस मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी है। ये लाइन लिख देगा ये वर्ड, उसके बाद पूछेगा क्या है वो, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है तो होता है वो एक डेंस मतलब सघन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मतलब ये न्यूक्लियस जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन होता है। और ये इनसाइड ईच सेल बोल रहा है, मतलब हर सेल के अंदर जितने सेल होंगे हर सेल के अंदर ए मतलब एक ही, वैसे ज़रूरी नहीं है, एक दो एक्सेप्शन भी है जहाँ पे एक सेल के अंदर मतलब हर सेल के अंदर एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो लास्ट में बताएंगे कि उसे वो एक्सेप्शन है। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शन है उसको छोड़ दिया जाए तो। और वो न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब एक सघन झिल्ली युक्त कवर की संरचना, मतलब उसके चारों तरफ जो है झिल्ली युक्त कवर होगी, वो भी सघन मतलब डेंस। उसके बाद अगली लाइन जो कि यहाँ शुरू होती है, इसमें लिखा है दिस न्यूक्लियस कंटेन, तो यह एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, यहाँ से शुरू होता है। तो एनसीईआरटी की लाइन देखते रहना। उसके बाद एनसीईआरटी को मैंने उस लाइन को सेम यहाँ पे लिखा है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, आनुवंशिक एक पदार्थ है जो कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। जैसे कि पिता से पुत्र के अंदर कैरेक्टर, जैसे कि पिता के अगर आँख है तो पुत्र के भी आँख होगा, ऐसा करके मतलब कई कैरेक्टर होते हैं। तो क्रोमोसोम का काम जो होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है ये डीएनए का बना होता है। तो क्रोमोसोम का काम होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं आनुवंशिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करती हैं वो चीज़ें। पिता से पुत्र में जाता है, फिर पुत्र से अगली जनरेशन में उसके पुत्र में जाता है। तो क्रोमोसोम का काम यही होता है। तो इसमें बोला क्या है, ये पहली चीज़ तो क्रोमोसोम बनता किससे है, डीएनए से होता है। और डीएनए एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल वही आनुवंशिक पदार्थ बोल सकते हो, जो आनुवंशिक पदार्थ वो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करें। ठीक, नहीं समझ में आया। जैसे कि क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, डीएनए का। ठीक, और डीएनए क्या है, एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो अगर डीएनए का बना है, डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर डीएनए का बना है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रोमोसोम भी जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर इसके अंदर कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने का गुण है तो क्रोमोसोम के अंदर भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने का गुण होगा। ट्रांसफ़र करने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसके कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करेगा, उसके लक्षण को। लक्षण कुछ भी हो सकता है, नहीं जैसे उसके हाथ है, पाँव है, उसकी इतनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां, 4 या जो भी है, मतलब कैरेक्टर होता है किसी भी टाइप का, तो ये चीज़ ट्रांसफ़र करेगा। तो अब क्या समझते हैं कि लिखा है दिस न्यूक्लियस कंटेन, जो न्यूक्लियस अभी बता रहे थे कि सेल होता है और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस यहाँ पे बताया अभी कि यहाँ पे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि वो एक सघन कह सकते हो, बहुत गाढ़ा पदार्थ उसके अंदर होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्यों मतलब न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन होता है। सेल के बाहर तो होता ही है, सेल के अंदर घुसोगे बीच में कहीं या किनारे पे कहीं भी होगा जो न्यूक्लियस, तो वो न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी घुसोगे
मतलब ये तो मेम्ब्रेन इसके बाहर तो है ही है, झिल्ली युक्त एक परत तो है ही है, कवर में है जैसे कि बोलते हैं ना, ये थैली टाइप के। अब इसके भी अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुसोगे, ये है न्यूक्लियस, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा। तो इसके अंदर घुसोगे तो उसमें भी क्रोमोसोम पाया जाता है। यही चीज़ ये लाइन करना चाहती है कि दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है कंटेन करता है, मतलब ये कैरी करता है उस चीज़ को, किस चीज़ को, क्रोमोसोम को। तो और क्रोमोसोम के बारे में क्या लिखा है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब क्रोमोसोम के बारे में आगे लिखा है विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब डीएनए से बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। तो ये अगली लाइन का मतलब यही है कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है उसको ये हर क्रोमोसोम, मतलब उस क्रोमोसोम में होता है। तो ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और क्रोमोसोम बना किसका होता है, डीएनए का। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, यही कहना चाहता है। अगर ये भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है या नहीं, या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है या नहीं, पाया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम को ही बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए को भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन है सेल्स दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ये यहाँ से शुरू होता है, कहाँ है, सेल्स दैट है, इस एनसीईआरटी में देखो, इसमें नहीं दिख रहा होगा क्लियर, फिर भी अपनी एनसीईआरटी खोल के यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि एक एक लाइन का मतलब क्या होता है, मैंने ऐसे इसको दोनों साइड में रखा है। कहाँ गया, सेल्स दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा है सेल्स दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। वही न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई जो होता है सिंगुलर फॉर्म होता है, और न्यूक्लियस जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है। कहने का मतलब क्या है, सिंगल न्यूक्लियाई होगी तो न्यूक्लियाई बोलेंगे उसको, और एक से ज़्यादा अगर न्यूक्लियाई होगी तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ऐसे करके। तो क्या बोलता है कि सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई called eukaryotic, whereas cells that lack membrane bound nucleus are prokaryotic। इसमें क्या कह रहा है, जिन सेल में जो न्यूक्लियस होता है अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मैंने ऊपर भी बोला वैसे वो सब पे नहीं लागू होता है, उस चीज़ को बताना भूल गया, लेकिन यहाँ नीचे जब लाइन भी क्लियर करें एनसीईआरटी में, लेकिन यही चीज़ कह रहा हूँ कि हर चीज़ में अपने मन से नहीं बोल सकता। एनसीईआरटी खुद ही ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं कि जो सेल होती हैं, कुछ सेल में जो न्यूक्लियस होता है अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे लिखा था ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा, मतलब वो मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होगा, तो उन जीव को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और जिनमें वो न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड होगा, मतलब मेम्ब्रेन से घिरा होगा, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस है और वो अगर मेम्ब्रेन से घिरा है तो वो यूकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल होगा तो वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ऐसे करके। ओ सॉरी, ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक। और यहाँ भी प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अभी ये भी बोला जा सकता है कि सेल कितने टाइप के होते हैं, सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये लाइन ये समझाना चाहती है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो सेल जिस सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, बिना मेम्ब्रेन के होता है न्यूक्लियस, तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिसमें मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, या मेम्ब्रेन बाउंड होता है न्यूक्लियस, बाउंड मतलब वही घिरा हुआ, उसको जो है यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं।
तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ से लिख लेना कि सेल 2 टाइप के होते हैं और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इसके बारे में भी पूछा जाता है बहुत कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यही डिफरेंस है कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड पाया जाता है और यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगली लाइन अब देखते हैं, इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे है एनसीईआरटी में। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या कह रहा है, बोथ मीन्स दोनों होता है, इन बोथ मतलब दोनों में, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल, मतलब जो प्रोकैरियोटिक भी है और यूकैरियोटिक सेल भी, दोनों में ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। मतलब एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब सेमी मतलब बोलते हैं वो हाफ फ्लूइड होगा, बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ऐसे कह सकते हैं, एकदम पानी भी नहीं बोल सकते उसको, तो सेमी फ्लूइड बोलते हैं उसको। तो उसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, या इसको बोल सकते हो अर्ध तरल मैट्रिक्स या अर्ध तरल एक व्यू है, ऐसे हिंदी में बोलेंगे इसको मैट्रिक्स का मतलब। वैसे हिंदी में रटने की कोशिश ना करो, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा, ये वर्ड रट लो। सेमी फ्लूइड का मतलब जानते रहना कि अर्ध तरल रहेगा, मतलब उसमें टोटल पानी पानी नहीं रहेगा, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स होंगी, एक सॉल्यूशन की तरह बोल सकते हो उसको। तो ये है जैसे चीनी पानी का वो चाय बोल सकते हो, जैसे चाय को बिना छाने अगर देखा जाए उसमें अदरक भी होती है वो, और चीनी भी होता है, लौंग भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। बिना छाने अगर चाय को देखें तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, चीनी भी होता है, दूध भी होता है, सब मिक्स होता है। और उसको छान दोगे तो वो कुछ और बन जाएगा, उसको छोड़ो। लेकिन बिना छाने अगर चाय को देखा जाए तो उसी को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। चाय जैसा, ऐसा मैं समझाने के बोल रहा हूँ, चाय इसके अंदर नहीं पाया जाता, मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ कि सेमी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, सेमी फ्लूइड होता कैसे है। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऐसे ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। मैट्रिक्स मतलब क्षेत्र बोल, या मतलब अवयव बोल सकते हो, एरिया बोल सकते हो, फ्लूइड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो इन दोनों सेल में पाया जाता है, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। याद रखना कि जो सेल होता है, सेल के अंदर जो पानी की तरह स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। इतना इजी तो नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या लिखा है, ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब जो सेल का वॉल्यूम होता है, जो उसके अंदर का एरिया होता है, वॉल्यूम, एरिया नहीं बोलेंगे, जो उसके अंदर का वॉल्यूम होता है, जैसे एक गुब्बारा उसको फुला दिया जाए तो उसके अंदर जो होता है हवा भरी होती है पूरे वॉल्यूम में, तो क्षेत्रफल में ऐसे बोल सकते हो। तो वो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हवा को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये चीज़ हाईलाइट कर लेना। और जो कि ऑक्यूपाइज मीन्स पाया जाता है, द वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल का जो वॉल्यूम होता है, जो उसकी शेप होता है, उसी अंदर ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और हाँ, वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, ये ध्यान रखना। उसकी जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है और हवा जो है पूरे अंदर फैली होती है, उसी तरह की सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी फैला होता है अंदर। तो अगली लाइन आप देखते हैं, द साइटोप्लाज्म, यहाँ से ये लाइन शुरू होती है और एनसीईआरटी में कहाँ है, ये है। ठीक है,
यहाँ से लाइन में पढ़ रहा हूँ और इसको यहाँ मैंने लिख दिया है। तो एनसीईआरटी में लिखा है द साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ एंड प्लांट, बोथ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मतलब बोथ मीन्स दोनों होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में, मतलब प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी जो साइटोप्लाज्म है यही मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है। मतलब मेन एरिया ऑफ युद्ध कह सकते हो। कौन सा युद्ध? सेलुलर एक्टिविटी का। मतलब सेल के अंदर जो सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे तुम्हारी सारी एक्टिविटी करने का सारा जो एरिया है वो तुम्हारा घर है, अगर तुम घर से बाहर नहीं निकल रहे हो तो, या कह सकते हो ये अर्थ है, ये पूरी पृथ्वी जो है तुम्हारा मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी है तुम्हारे लिए। लेकिन जो सेल होता है उसका जो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है वो साइटोप्लाज्म है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट एनिमल सेल, या ऐसे करके बोलता है, तो उसका आंसर होता है साइटोप्लाज्म। तो ये याद रखना। सेलुलर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि उसकी जो जितने रिएक्शन होते हैं, सारे जो प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, उसको सेलुलर एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें सेल के अंदर ही होती हैं, और सेल के अंदर होंगी तो सेल के अंदर तो पूरा साइटोप्लाज्म भरा है, पानी की तरह बताया मैंने भी। और उसको उस साइटोप्लाज्म को सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो इसी साइटोप्लाज्म में सारा रिएक्शन होगा ना, इसी में सारी एक्टिविटी होगी ना सेल की, तो इसीलिए इसको मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी भी बोलते हैं इस साइटोप्लाज्म को। उसके बाद अगली लाइन है वेरियस केमिकल रिएक्शन, और ये यहाँ से शुरू होती है लाइन, वेरियस केमिकल रिएक्शन। तो इसका लाइन है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। मतलब क्या है? वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट। एक एक वर्ड को ध्यान देना है यहाँ पे। इन इट मतलब इसके अंदर, टू कीप मतलब रखने के लिए। क्या रखने के लिए? द सेल इन द लिविंग स्टेट, सेल को जिंदा रखने या जीवित अवस्था में रखने के लिए। टू कीप मीन्स रखना, कीप मीन्स रखना। अब इस पूरी लाइन का मतलब है कि जो वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, रासायनिक रिएक्शन होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो अकर मीन्स होना, तो जो सेल में इस होती हैं साइटोप्लाज्म में, ये सेलुलर एक्टिविटी इसी को बोलते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं। अकर मीन्स होना, अकर इन लिखा है, अकर इन मतलब सेल के अंदर, अकर इन मतलब इन मतलब किसके अंदर? सेल के अंदर। तो जो विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं वो किस लिए होती हैं? सेल के अंदर, सेल को जीवित अवस्था में रखने के लिए। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हो गया। और अगली लाइन क्या है? बिसाइड द न्यूक्लियस। बिसाइड द न्यूक्लियस, यहाँ से ये लाइन शुरू होती है। तो इस लाइन का मतलब, अब इस लाइन को मैंने यहाँ से उतार के यहाँ पे लिखा है। तो इसमें लिखा है बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल लाइक द। तो मैंने क्या किया, देखो एनसीईआरटी में लिखा है बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, और गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। मैंने क्या किया, ये जो एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनेल्स के, इनको इसमें पॉइंट वाइज लिख दिया है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक लाइक द के आगे यहाँ पे लिखना था मुझे, उसको मैंने पॉइंट वाइज नीचे रेड कलर में हाईलाइट करके लिख दिया है। ये चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं बहुत बार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स तीसरा है, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और
माइक्रोबॉडीज वैक्यूल। अब मैं क्या इस लाइन का मतलब क्या है, बिसाइड द न्यूक्लियस, मतलब जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब उस न्यूक्लियस के अलावा या उसके बगल या न्यूक्लियस के अलावा जो होता है एक यूकैरियोटिक सेल में, मतलब कह रहा है बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा द यूकैरियोटिक सेल हैव, जो दो सेल ऊपर बताया मैंने कि दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो उसके अलावा आप देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ बताया, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं बोला है, ध्यान रखना। तो ये भी पूछा जाता है कि अभी पहले समझ लो ये चीज़, तब बताता हूँ क्या पूछते हैं। तो द यूकैरियोटिक सेल हैव, मतलब यूकैरियोटिक सेल के पास होता है अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, मतलब न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में कुछ अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट, मतलब स्पष्ट रूप से स्ट्रक्चर, मतलब संरचना पाई जाती है, जिसको कॉल्ड मीन्स कहना, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, जिसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऐसी कुछ संरचनाएं हैं जो न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड, कुछ स्पष्ट रूप से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं, वो भी पाई जाती हैं। ठीक, सेल्स हैव लिखा है, पाई जाती है। ठीक, उसके बाद इसमें लाइक द मतलब कि एग्जाम्पल में, इन एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन से वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं जिनको ऑर्गेनेल बोलते हैं या सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, सेल ऑर्गेनेल बोलो या ऑर्गेनेल। तो वो कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज बना के इसीलिए लिख दी है। यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी में सारी चीज़ मिक्स करके लिखी है, तो मैंने इसको पॉइंट वाइज लिख दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, इन सब के बारे में भी अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में लिखा भी है एक एक करके सबके बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज़ है, वैक्यूल है। तो ये इस लाइन का मतलब ये हो गया। ठीक, उसके बाद अगली लाइन है द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कहाँ गया लाइन, ये है। ठीक है, कह रहा है द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब क्या है, मैंने बताया अभी कि यूकैरियोटिक सेल में तो जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। उसी तरह यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। सच मीन्स इस तरह के, लाइक मीन्स नहीं होना या एब्सेंट होना, लाइक मीन्स कहीं भी लिखा है LAC के, लाइक मीन्स एब्सेंट होना, सच मीन्स इस तरह के किस तरह के, मतलब ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं या एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है कि नहीं, तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये सारे तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है कि नहीं, ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है कि नहीं, ऐसे लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक ये हो गया।